कोई बात नहीं ममता दीदी, आपके पास बहुत कम समय है। आज अमित शाह जी जिस तरह से पहुंचे और जो चार्जशीट पेश की है उसके क्या मायने निकाले जाएं और जो बंगाल दुर्गा पूजा देवी पूजा के लिए ही जाना जाता है, वहाँ महिलाओं की मतलब स्थिति बहुत खराब है। वहाँ आरजी कार सामने आता है, संदेश खाली सामने आता है, तब अमित शाह की बात रिलेट करने लगे। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ताकत बांग्लादेशी घुसपैठिए बन चुके हैं? आपको जैसे ही बात होगी तो आरजी कार का वो विभत्स कांड याद आएगा। और जंगल राज का जो उन्होंने याद दिलाया था बिहार की जनता को, उसका नतीजा दिखा। ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड की राजनीति करती हैं, जबकि अपने काम के आधार पर बात नहीं करती हैं। क्या ममता बनर्जी अब बंगाल को बर्बाद कर रही हैं? चुनाव आयोग इस बार बहुत सतर्क है कि निष्पक्ष चुनाव। 10% जो वोट है 2021 से वो कट गए, तो जब वोट कट गए तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई किसी का वोट तो काटा नहीं जाता है। इसका मतलब ये है कि वो बोगस वोटर थे। ये जो मिसिंग वोटर जो हैं, उनमें बड़ी संख्या घुसपैठियों की होगी, चाहे जिस वजह से हो। घुसपैठिए इतने आ गए कि आपकी सरकार सो रही है। अभी क्या ममता बनर्जी कहती थी? जय श्री राम का नारा ये नहीं लगा। आज ममता बनर्जी को भी ये कहना पड़ रहा है, उनकी पार्टी के लोगों को भी ये कहना पड़ रहा है कि नहीं, हम भी ये भाजपा की ठेकेदारी नहीं है, राम हमारे भी हैं। राम हमारे भी हैं। लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारी थी 1500 वोटों से, लेकिन हारी फ्रीबीज वाली स्कीम से। वो ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग तरीके से करती है। पूरे देश की सुरक्षा बंगाल के चुनाव के साथ एक प्रकार से जुड़ी है। बंगाल एक बार कटकर बांग्लादेश हो चुका है। ममता बनर्जी जो डर और फ्रीबीज पॉलिटिक्स करती है वो आसान नहीं हो सकती। नमस्कार, पांचजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बंगाल में चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। हालांकि अभी तक हम देख रहे थे कि वहां के स्थानीय नेताओं के लगातार बयान आ रहे थे, एसआईआर का मुद्दा छाया हुआ था, लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हैं और उन्होंने पेश कर दिया है ममता बनर्जी की सरकार का एक पूरा रिपोर्ट कार्ड, एक चार्जशीट आपको बता दें अपराधियों की ही दी जाती है जिन पर आरोप लगे होते हैं, और उस पर उन्होंने काफ़ी गंभीर इस चार्जशीट के अंदर आरोप लगाए हैं ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान। और सिर्फ अभी 5 सालों का नहीं, 15 वर्षों का पूरा हिसाब उन्होंने बताया है। काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई हैं जिसे लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बंगाल का युद्ध पूरी तरह से शुरू हो चुका है। 2021 में बीजेपी ने जो कमियां छोड़ी थी, क्या वो अब उन्हें दोबारा नहीं करना चाहते, उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहते, इस पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन आज अमित शाह जी जिस तरह से पहुंचे और जो चार्जशीट पेश की है उसके क्या मायने निकाले जाए और चुनाव पर उसका क्या असर होगा, इस पर टू द पॉइंट बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। हर्षवर्धन जी, काफी दिनों से आपको मैं बुला रही थी और आज आप आ ही गए आखिरकार। संयोग अच्छा है ना, अमित शाह ने चार्जशीट आज दाखिल की तो इम्पोर्टेंट डे भी है। बिल्कुल, उन्होंने जो चार्जशीट आज दाखिल की, ये हम लगातार देख रहे थे कि इस बार, पिछले बार अगर आपको याद हो 2021 में लगातार 3-4 महीने से ही पूरा प्रचार शुरू हो गया था, बड़े बड़े नेता हमारे जो केंद्र से भी जा रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल चुनाव जब आने वाले हैं, अमित शाह वहाँ पहुँचे हैं। वहीं अमित शाह जब पिछली बार गए थे और उनके ऊपर, उनकी गाड़ी के ऊपर हमला भी होने की बात हुई थी और जेपी नड्डा जी के ऊपर भी हमला हुआ था, आज वो चार्जशीट लेकर पहुँचे हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही वो ये कही कि ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेलती हैं, वो विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें। बंगाल की जनता के ऊपर इस बात का क्या असर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो रणनीति बदली है वो बड़ी साफ साफ दिख रही है। 2021 के चुनाव में शायद उसकी ज़रूरत भी थी। जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी, सब एकदम से बहुत पहले से बंगाल में एक तरह से लड़ाई लड़ना शुरू कर चुके थे। इस बार रणनीतिक तौर पर एक निर्णय दिखता है और बहुत सोचा समझा, जिसको कहते हैं ना कि बहुत सलीके से तय किया हुआ स्टेप बाय स्टेप वो दिखता है कि हम पहले जमीन पर जो लड़ाई है उसको लड़ने के लिए वहाँ का कैडर तैयार करते हैं। वहाँ की जो लीडरशिप है वो लगातार वो लड़ाई लड़े, जिसमें शुभेंदु अधिकारी से लेकर वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ के दूसरे नेता दिखते हैं। जब चुनाव घोषित हो चुका है उस वक्त अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको कहते हैं ना कि आप अपने ट्रम्प कार्ड कब खेलते हैं, कब आप अपने तुरुप के निकालते हैं, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी उसको ले आकर खड़ा करती है। अभी जो अभियोजनम चार्जशीट उन्होंने तैयार की है, तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस क्या है? भारतीय जनता पार्टी, और आज अमित शाह ने जो एक शब्द का इस्तेमाल किया, चूंकि बिहार के संदर्भ में जंगल राज कहा जाता था, आज अमित शाह ने महाजंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया। अब
होता क्या है कि चुनाव के समय तो एक राजनीतिक दल दूसरे पर हमला करेगा ही करेगा। जो विपक्ष में है उसकी तो कोशिश है किसी तरह सत्ता मिल जाए, उसके लिए कुछ भी आरोप लगाता है। लेकिन क्या जो आरोप लग रहा है वो कहीं से रिलेट हो रहा है क्या? क्या जो अमित शाह आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों के दायरे में ममता बनर्जी आती है क्या? तो फिर ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है। और वो ममता बनर्जी जो 2011 में कम्युनिस्टों का जो एक आतंक का राज था, सिंडिकेट का राज था, एक क्लब कल्चर था, एक मतलब विचित्र सी स्थिति थी, उसके खिलाफ खड़ी हुई एक महिला नेता, शानदार नेता है ममता बनर्जी। वो आज क्या हो गया? आज उसी सिंडिकेट्स के साथ चल रही हैं, आज उसी तरह का मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं। आज महिलाओं की ये स्थिति है कि जिस बंगाल में, वैसे तो पूरे देश में देवी पूजा होती है, लेकिन जो बंगाल दुर्गा पूजा, देवी पूजा के लिए ही जाना जाता है, वहां महिलाओं की मतलब स्थिति बहुत खराब है। वहां आरजी कार सामने आता है, संदेश खाली सामने आता है, तब अमित शाह की बात रिलेट करने लगती है। और वो ये भी बोलती है कि इतने बजे निकलना चाहिए, उतने बजे निकलना चाहिए। वो लड़कियों पर ही जिस तरह के उन्होंने कमेंट पार्टी के नेताओं ने जिस तरह के घटिया संवेदनहीन बयान दिए थे कि कोई अगर इस तरह से जाए और उसका दोस्त ही उसके साथ कुछ कर दे तो कोई क्या कर लेगा, बिल्कुल मतलब बहुत ही संवेदनहीन। जब आरजी कार का घटनाक्रम हुआ था, वो बर्बर नृशंस कांड हुआ था, उसके बाद कुछ कलाकार वहां के जो नौजवान थे वो रात में गाने बजाते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे, कैंडल लाइट विजिल निकालते थे। तो क्या कहा वहां के तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने? कह रहे ये तो इनको जानता कौन है, ये कुछ लोग हैं जो इस तरह का कर रहे हैं। और उसके बाद ये तक आवाजें उठी कि इन सारे लोगों को जो सत्ता यानी सरकार के जो कार्यक्रम है उससे दूर कर दिया जाए। यानी सीधे सीधे कहें तो उस फासिस्ट मेंटेलिटी के साथ ममता बनर्जी काम कर रही है। और 2005 में जो ममता बनर्जी कहती थी कि इतनी बड़ी समस्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है कि उन्होंने कागज फाड़ के चेयर के ऊपर फेंक दिए थे लोकसभा में, वो ममता बनर्जी 11 में उनकी सत्ता आने के बाद घुसपैठी गायब हो गए। अब क्या वो मतलब सचमुच गायब हो गए या ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए तो उनको दिखना बंद हो गया? क्योंकि हमको सामने की चीज दिखती है ना। मान लीजिए हमारे साथ कोई आके खड़ा हो जाए तो हम फिर भूल जाते हैं ना, अच्छा ये तो हमारी ताकत हो गया। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ताकत बांग्लादेशी घुसपैठिए बन चुके हैं? और क्या जो अमित शाह जिस तरह की रणनीति बना रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है, जिस तरह की टारगेटिंग हो रही है, क्या उस पर टारगेटिंग हो पाएगी? मुझे लगता है इस चुनाव में ये सबसे बड़ा, एक तरह से कहें कि जो बार बार कहा जाता है ना कि डिसाइडिंग पॉइंट है, तो वो पॉइंट ये दिखता है। एक जो आपने आरजीकर कॉलेज वाला जो मामला था उसकी बात जो की है कि ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि वो ज़मीन से जुड़ी नेता है। वो वैसे भी हर वक्त धरने पे बैठी रहती हैं। उनको लगता है कि वो उनका स्टाइल है जिससे वो लोगों से कनेक्ट करती हैं। ये इतना बड़ा विषय था जिसमें आक्रोश जनता के अंदर दिखाई दे रहा था। ऐसे में अब बीजेपी ने जो पीड़िता की माँ है उसे टिकट दिया है। ये संदेश जनता के बीच में बीजेपी की ओर से कैसा जाएगा और क्या ये ममता बनर्जी के लिए थोड़ा चौंकाने वाला या थोड़ा डराने वाला है? नहीं, मुझे लगता है कि इसको एक और तरह से देखा जाना चाहिए। जब आप संवेदना प्रकट करते हैं विपक्ष में रहते हुए, तो एक तो है कि आप उनके लिए लड़ाई लड़े, और जो लड़ाई आरजी कार की विक्टिम के लिए, पीड़िता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, वहां की सिविल सोसाइटी ने वो लड़ाई। पहली बार जो आर्टिस्ट थे, जो लिटरेचर के बड़े लोग थे, वो सब के सब लोग निकलकर उस तरह से विरोध करने आए। इंटेलेक्चुअल नहीं है, इंटेलेक्चुअल क्लास यानी जिसको भद्र लोग कहते हैं, तो वो निकल कर आया। अब भारतीय जनता पार्टी उसको, जिसको कहते हैं ना कि एक कदम और आगे ले जाना चाहती थी, उसकी डिग्री और बढ़ाना चाहती थी। जब ये टिकट घोषित हुआ तो ममता बनर्जी के लिए तो संकट ये है कि जब इस तरह का कोई टिकट घोषित होगा तो वो चुनाव का मुद्दा बना रहेगा। आपको जैसे ही बात होगी तो आरजी कार का वो विभत्स कांड याद आएगा। और यहाँ एक बात मैं जरूर कहूं, ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी जमीन से जुड़ी नेता नहीं, उनको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन जब आप किसी चीज में आकंठ डूब जाते हैं तो फिर आपको पता होते हुए भी आप उससे निकल नहीं पाते। मेरा निजी तौर पर मानना है कि जो आरजी कार में हुआ, पश्चिम बंगाल में जो फार्मा का, मेडिकल कॉलेज का करप्शन का नेक्सस है, उसका मसला था। ये सिर्फ एक सामान्य मसला नहीं था कि किसी ने किसी के साथ दुष्कर्म किया, ऐसा मसला नहीं था। और मैं बार बार कहता हूं कि इस मसले में जिस तरह से प्रिंसिपल को बचाया गया उस वक्त, जिस तरह से पुलिस कमिश्नर के बयान उस वक्त आए थे, जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी के नेता बोल रहे थे, और जिस तरह से खुद ममता बनर्जी का बर्ताव था, वो बताता है कि एक जो प्लान्ड वे में बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करप्शन किया जा रहा है, उसको छिपाने के लिए ममता बनर्जी इस तरह से रही। तो ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं, वो जमीन से जुड़ी हुई नेता है, उनको जानकारी है पूरी।
लेकिन चूंकि उनको पता है कि पूरा जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को हम कैसे, मतलब वो अगर वो सिस्टम एक बार क्रैक हो गया तो हमारी मुश्किलें सामने आ जाएंगी, हमारा जो भ्रष्टाचार है वो सामने आ जाएगा। आरजी कार पश्चिम बंगाल का भ्रष्टाचार का जो दलदल था उसके सामने आने का चित्र था। वो एक बच्ची उसका शिकार हो गई, वो एक बच्ची उसमें अपनी जान अस्मत सब गंवा बैठी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जब उस पीड़ित की मां को टिकट देती है तो एक स्ट्रांग मैसेजिंग है बंगाल के लोगों की। और जब न्याय मांगने के लिए गए तो ममता बनर्जी ने क्या किया, ये लोगों को याद दिलाया गया। उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले जिस तरह से बात कही गई, जिस तरह से चरित्र पर उस लड़की के सवाल खड़ा करने की कोशिश की गई, जिस तरह से उसको अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की गई, यानी बस ये किसी तरह से खत्म हो जाए कि वो तो यूं ही बस एक इंसिडेंट हो गया। जबकि मेरा आज भी ये मानना है और मैं बार बार ये कहता रहा उस वक्त, ये पश्चिम बंगाल के बड़े करप्शन का एक, जिसको कहीं कि उसको दबाने के लिए वो सब कुछ हुआ था, जिसमें आज भी उस बच्ची को न्याय नहीं मिल पाया। कहीं तो हम जिस तरह से देख रहे हैं महाजंगल राज की जो बात की है अमित शाह ने, उन्होंने ये भी कहा महाजंगल राज, और जंगल राज का जो उन्होंने याद दिलाया था बिहार की जनता को, उसका नतीजा दिखा। क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आप देखिएगा तो लोगों को वो जंगल राज याद है। ये 15 साल के दौरान क्या क्या हुआ है, हमने जितने भी हिंदू त्योहारों पर किस तरह से हमले किए गए हैं, या पिछले चुनाव के दौरान जो राजनीतिक हत्याएं हुई हैं या हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, वो ताज़ा हैं अभी। उसके लिए बहुत पीछे 15 साल पहले नहीं जाना पड़ेगा, जैसे लालू राज की याद दिलाने के लिए जाना पड़ा था। मुख्य बिंदुओं पे बात कर लेते, जो उन्होंने आरोप लगाया, उनका ये कहना है कि विक्टिम कार्ड बनाम भरोसा। उन्होंने कहा ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड की राजनीति करती हैं, जबकि अपने काम के आधार पर बात नहीं करती हैं। देखिए, एक यहाँ मुश्किल है थोड़ा सा, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। ममता बनर्जी को ये बहुत अच्छे से पता है कि पिछले कुछ वर्षों में लगभग 4000 के आसपास उद्योग वहां बंद हुए। रोजगार वहां बहुत बड़ी चुनौती है, नए उद्योग वहां जाते नहीं। और उसको और अच्छे से समझने के लिए मैं बताऊं कि जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है तो कहां कहां से किस क्षेत्र से सबसे अधिक लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं और सबसे जिनकी जेब में सबसे ज्यादा पैसा है, तो मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है। अभी उसको रिप्लेस किया है दिल्ली एनसीआर ने, क्योंकि गुरुग्राम में फॉर्च्यून 500 कंपनीज आ गई। लेकिन एक समय में जो कलकत्ता देश के बड़े उद्योगपतियों का रहने का ठिकाना हुआ करता था, आज वहां कोई बड़ा उद्योगपति नहीं रहना चाहता, क्योंकि जो वसूली का कल्चर है, जो बर्बादी का कल्चर है, और ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों को भगाने के लिए जिस तरह की राजनीति की नंदीग्राम और सिंगूर वाली, उसको वो और आगे ले गई, पीछे नहीं गया। वो टोला सिस्टम जो उनका तो पूरी तरह से वो वसूली सिंडिकेट क्लब कल्चर वो चलता रहा। अब जाहिर है जब इस तरह का सिंडिकेट क्लब कल्चर चल रहा होता है, इस तरह की मुश्किलें होती हैं, तो उनको एक तंत्र बना हुआ है। और पश्चिम बंगाल में उस तंत्र का मतलब संकट सचमुच इतना बड़ा है, मुझे कई बार लगता है कि क्या वो मतलब कैसे उसको डिस्क्राइब करें, कि वो जो तबाही बर्बादी है उसको उन्होंने जोड़ दिया कि ये तो बांग्ला कल्चर पर, बांग्ला अस्मिता पर हमला है। आप जरा बताइए, अंग्रेजों ने जो शहर बनाया होगा, बड़ा हमारा ट्रेड का कारोबार का केंद्र रहा, जहां आप घूमे उस शहर में तो लगता है कि अगर इस शहर को अच्छे से रखा गया होता तो लंदन जैसा या लंदन से भी खूबसूरत शहर हो सकता। राजधानी बनाया था कलकत्ता को, इतना बड़ा ट्रेड सेंटर था, वो बर्बाद हो गया। उसमें बड़ी भूमिका कम्युनिस्टों की रही, और उसके बाद उसी को और आगे लेके ममता बनर्जी चली गई। क्या ममता बनर्जी अब बंगाल को बर्बाद कर रही हैं? तो इसका जवाब है हाँ। तो वो करती क्या है, जो चुनौती है, जो मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी के लिए करती क्या है, उन्होंने ढेर सारी फ्री बीज वाली स्कीम शुरू की। लगभग 1 दर्जन के आसपास ऐसी योजनाएं हैं जिसमें वो लोगों के हाथ में कुछ रकम, कुछ काम, कुछ चीजें, कुछ योजनाएं वो देती। उससे कैसे भारतीय जनता पार्टी निपटेगी, ये एक बड़ा सवाल है। अब भारतीय जनता पार्टी उसके काउंटर में क्या कर रही है, वो बार बार ये बता रही है, नरेंद्र मोदी वो कहते हैं, अमित शाह वो कहते हैं कि जो केंद्र से पैसा चल रहा है वो आपको नहीं मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना का हिस्सा आप नहीं हो सकते, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का आपको लाभ नहीं मिल रहा है। पूरे देश में सबको मिल रहा है, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। आपको जो किसान के खाते में जाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और उसका असर कैसे पड़ता है, उसका एक बड़ा उदाहरण दिल्ली है। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि आयुष्मान भारत का लाभ यहां के गरीबों को नहीं मिल रहा है। वो लोगों को बात समझ में आई,
मुझे लगता है कि एक जो ममता बनर्जी का विक्टिम कार्ड के साथ जो वो जिसको कहते हैं ना कि लाभार्थी जैसा वो करती हैं, लोगों को फ्रीबीज देती हैं, पैसे देती हैं, वो असरकारी है। उसका जवाब क्या ये हो पाएगा क्या, मुझे लगता है ये भी एक बड़ा पॉइंट है। और शायद भारतीय जनता पार्टी उसी को लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि आपको जो कुछ मिल रहा है और जो रह जा रहा है, अगर वो मिलता तो शायद इससे बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में बिल्कुल, क्योंकि अगर हम पिछले चुनाव में देखें ये बातें उठाई थी कि आपको केंद्र की योजना का लाभ नहीं, 21 में भी, लेकिन उस समय जो एक समस्या आप बताइएगा सही है जो दिखाई दी थी वो ये थी कि ग्राउंड पे वो लीडरशिप उतनी उस समय नहीं थी। कई टीएमसी से बीजेपी में ज्वाइन कर रहे थे और जो लोकल लीडरशिप की एक कमी वहां पर नजर आई थी। क्या आपको लगता है पिछले 5 साल में उस कमी को पूरा किया गया है? क्योंकि इस बार हम जब देखते हैं तो वहां के जो लोकल लीडर्स हैं उनको आगे किया जाता है। अभी अमित शाह यहाँ पर पहुंचे, जब कुछ ही दिन, 1 महीने से भी कम समय बचा है वोटिंग का। यहाँ पर उन्होंने दूसरी जो चीज एक और बोली है, परफॉर्मेंस वर्सेस करप्शन। इस मुद्दे को उन्होंने उठाया है अमित शाह ने कि 15 साल की टीएमसी सरकार की जो चार्जशीट है कि भ्रष्टाचार, सिंडिकेट और विकास की कमी, जो अभी आपने खुद बोला। तृप्ति जी, हम लोग जहां बैठे बात कर रहे हैं, इस एरिया को हम पूरा भर दें नोटों से। इतने नोट मिले थे ममता के मंत्री के यहाँ, इसको समझिए आप। जितना ये जिस पूरे इलाके में बैठ के, जिस जगह पर स्टूडियो में आपके बैठ के हम बात कर रहे हैं, ये पूरा भर दे नोटों की गड्डियों से, इतना ममता बनर्जी के मंत्री के फ्लैट से मिले थे, उसके जानने वाले के। वहां शिक्षक भर्ती में घोटाला, वहां योजनाओं में अलग अलग घोटाला। और अगर इतने पैसे आ रहे हैं, केंद्र सरकार भी दे रही, सब कुछ हो रहा है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में जो बेसिक चीजें हैं वो दुरुस्त नहीं हो रही, तो पैसा कहां जा रहा है, ये लोगों को समझ में आता है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो वो बंगाली कहता था ना, अच्छा नहीं ये तो एस्थेटिक है, हमारा पुरानी सी बिल्डिंग हो गई, टूट गई, नहीं, वो एस्थेटिक में जोड़ता था। अब उसको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, हैदराबाद जाओ चमक रहा है, दिल्ली जाओ चमक रहा है, बंबई जाओ चमक रहा है, नए शहर बस रहे हैं, सब जगह सब बढ़िया हो रहा है। और यहाँ क्या है, यहाँ हो ही नहीं रहा है, पलायन हो रहा है, यहाँ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं जब प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी 22 जनवरी 2024, उसके बाद 26 जनवरी को मैं गया, वहां एक भारतीय संसद करके बड़ा कार्यक्रम होता है, तो लोकतंत्र की जननी विषय पर मुझे बोलना था। उसी वक्त वो मुझे याद आ रहा है कि उसी के आसपास वो अंडर वाटर मेट्रो वहां शुरू हुई थी। जो लोगों का उत्साह था और जिस तरह से लोग बात कर रहे थे, क्योंकि उनको बहुत लंबे समय के बाद कोई ऐसी योजना दिखी। जो कलकत्ता का एयरपोर्ट बड़ा शानदार है, लेकिन वहां और दूसरी चीजें वो उस लिहाज से चली नहीं आगे, लगता है जैसे एक थम सा गया हुआ शहर है, एक रुक सा गया हुआ शहर है। तो ये जो परफॉर्मेंस वर्सेज करप्शन है, तो अगर करप्शन नहीं होता तो परफॉर्मेंस और बेहतर होती और बढ़िया से दिखता। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल काम करेगा, और ये लोगों को अब समझ में भी आ रहा है। जो लोग कहते हैं ना बार बार कि क्या हुआ, और देखिए 2021 को लेकर एक बार मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोग बाहर से आए, गड़बड़ हो गए, और बहुत भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कॉम्प्रोमाइज हो गए। मतलब ये शब्द थोड़ा सा बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन वो भी हुआ था। और ममता बनर्जी साम दाम दंड भेद जिस तरह से करती है, बहुत स्ट्रांग है वो, उसका उन्होंने पूरा लाभ लिया। 26 की चुनाव में एक जो बड़ी चीज है, और मुझे लगता है कि ये वाली चर्चा निश्चित तौर पर करनी चाहिए, चुनाव आयोग इस बार बहुत सतर्क है कि निष्पक्ष चुनाव, बहुत सतर्क है, वो पूरी तैयारी के साथ है। अब उसको चाहे जैसे देखा जाए कि इतने अधिकारी बदल दिए, पूरी टॉप लीडरशिप बदल दी, एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, डीएम, एसपी, रिटर्निंग ऑफिसर, लेकिन वो जरूरी थे, और ये भी इतिहास में दर्ज होगा। 2021 में 377 गई, भारतीय जनता पार्टी 28% मत बढ़ा लेती है, 38% हो जाती है। लेकिन जरा सोचिए, 377 गई, उससे घटकर फिर से, क्योंकि बहुत से लौट के चले गए तृणमूल कांग्रेस में, इस तरह से डराया गया। बाबुल सुप्रियो भी उसी तरह का एक डरा हुआ आदमी है, जो भी राज्यसभा चला गया। तो डर वहां बहुत ज्यादा है। वो डर अगर खत्म हो पाया, उस डर पर अगर उसका इलाज कुछ चुनाव आयोग कर पाया, तो यकीन मानिए परिणाम दूसरे होंगे। और जो एसआईआर हो रहा है, एसआईआर से बहुत बौखलाई हुई है, उसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो ताजा आया 12 लाख और नाम कट गए। अभी हमने आखिरी कार्यक्रम जो किया था इससे पहले, उसमें 10% वोट कटे हैं, और वो भी मुर्शिदाबाद और इन सब एरिया। अब आप समझिए, अगर 10% जो वोट है 2021 से वो कट गए, तो जब वोट कट गए तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई किसी का वोट तो काटा नहीं जाता है। इसका मतलब ये है कि वो बोगस वोटर थे, वो फर्जी वोटर थे, वो किसी के लिए कुछ वोट कर रहे थे। फिर वो याद आ जाता है ममता बनर्जी का ही 2005 वाला कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत घुस गए हैं। अब जाहिर है
ये जब तक उनकी नागरिकता नहीं चिन्हित होगी, अलग से ड्राइव नहीं चलाई जाएगी, तो नहीं पता चलेगा घुसपैठिए हैं कि नहीं। बार बार ये सवाल पूछा जाता है घुसपैठिए कितने, तो ये गायब कहाँ हो रहे लोग। इसका मतलब ये है कि जो मिसिंग वोटर जो हैं उनमें बड़ी संख्या घुसपैठियों की होगी, चाहे जिस वजह से हो। 2 जगह है, ये है वो है, मुझे लगता है। और ये दोनों मिलाकर इस बार का चुनाव बहुत तय होने जा रहा है। बंगाल के लोगों को भी लगता है कि मुझे अपनी भूमिका चाहिए। और मतलब ये भी कमाल है ना, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मतलब उस धरती पर वो जो अद्भुत धरती है, वहां किस तरह से उसको देखा जा रहा है। शेख शाहजहां, फिरहाद हकीम, किससे चिन्हित करेंगे आप? और बदलाव कितना बड़ा है जरा सोचिए। 2019, 2021 और 22 तक अभी क्या ममता बनर्जी कहती थी? जय श्री राम का नारा ये नहीं लग रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम हो रहा था, वहां भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने उत्साह में जय श्री राम का नारा लगा। तस्वीरें याद है हमें अभी भी, वो गाड़ी से उतर कर आई थी। नहीं, वो गाड़ी वाली दूसरी थी। ये नेताजी सुभाष चंद्र जयंती कार्यक्रम था, उठ के चली गई और उठ के वो चली गई। वो नाराज हो गई, कह रहे जय श्री राम का कैसे नारा लगाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के नेता बहुत वैसे कहा करते थे, कह रहे यहाँ तो देवी जी का होगा और क्यों यहाँ ये होगा। आज ममता बनर्जी को भी ये कहना पड़ रहा है, उनकी पार्टी के लोगों को भी ये कहना पड़ रहा है कि नहीं, हम भी, ये भाजपा की ठेकेदारी नहीं है, राम हमारे भी हैं। राम हमारे भी हैं। और मैं जब गया था प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो कलकत्ता की सड़कों पर चूंकि ट्रेड यूनियन का बड़ा कब्जा है, तृणमूल से जुड़े हुए जो ट्रेड यूनियन थे उसमें भी बड़ी स्क्रीन लगा के और प्राण प्रतिष्ठा उनको दिखानी पड़ी थी, क्योंकि उनकी यूनियन से जुड़ा हुआ जो मजदूर है, जो श्रमिक है, वो तैयार नहीं था, जो उत्तर प्रदेश और बिहार से वहां गया हुआ। तो कई ऐसी बड़ी चीजें हैं जो इस बार चेंज है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को यह जरूर देखना पड़ेगा कि वो जो डर वाला माहौल होता है उस पर कितना कब्जा करते हैं। और एक बात और मैं कहूंगा, इससे चार्जशीट से और करप्शन से सबसे हटकर, बीजेपी ने इस बार कैंडिडेट बड़े अच्छे चुने। सबसे महत्वपूर्ण वही था। पिछले बार जो गड़बड़ की थी, मैं इसलिए आपको ये बात बोल रही हूँ कि सौमिक जी जो है बीजेपी अध्यक्ष जो पश्चिम बंगाल, वो इसी कार्यक्रम में आए थे। मैंने उनसे सीधे पूछा था कुछ सबक लिया पिछले बार से, तो उन्होंने सीधे बोला बहुत सबक लिया है, आपको चुनाव में दिखाई देगा। नहीं, जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, हमसे एक सज्जन मिलने आए और उन्होंने बताया कि हम ये करते हैं, वो वकील थे और वो सब, तो वो भी टिकट की दौड़ में थे, उनका अपना जो भी था चीजें ठीक रही होंगी। तो हमने कहा लेकिन आप उस तरह की राजनीति तो करते नहीं, आप तो प्रोफेशनल आदमी हैं, तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? टिकट विकट मिल भी गया तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने ये किया है, इस तरह से हम काम करते रहे, और उन्होंने बड़े डिटेल में उसको बताया। अभी मैंने देखा तो उनका नाम भी टिकट मिलने वालों की सूची में था। अब होता क्या है कि जिस नई जगह पर आप खड़े होते हैं, तो वहां आपको हर फील्ड के जो बेहतर काम करने वाले लोग हैं उनको अपने साथ लेना होता है। भारतीय जनता पार्टी ने 2026 के बंगाल के चुनाव में वो काम किया है। ये ठीक वैसा काम है जो हरियाणा के चुनाव में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और तब भी मैंने कहा था कि टिकट बहुत अच्छे बटे। लोगों की नाराजगी हो सकती है क्योंकि तब तक तो सत्ता थी बीजेपी की, तो हो सकती है। यहाँ सत्ता नहीं, प्रोफेशनल बहुत हैं, अपनी अपनी फील्ड के बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हैं, और अपना कैडर बहुत ज्यादा है। अब इसमें ये कहने की बात नहीं कि भाई शुभेंदु भी तृणमूल से आए, लेकिन शुभेंदु को अब यहाँ लंबा समय हो गया। एक तो दूसरा, जिस तरह की लड़ाई लड़नी है और उसको भी अलग से मार्क किया जाना चाहिए, चिन्हित किया जाना चाहिए। ममता भाग रही है शुभेंदु से लड़ने से, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये। आप किसी को कहते हैं ना कि हराना है तो साइकोलॉजिकली आपको जीतना पड़ता है। भवानीपुर देख के जो है, भवानीपुर और नंदीग्राम की पिछली बार की हार, और शुभेंदु क्या कह रहे हैं, हम दोनों जगह से लड़ेंगे। अब चुनाव में हार जीत तो आगे तय होगी, लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारी थी 1500 वोटों से, लेकिन हारी थी। तो एक वो साइकोलॉजिकल एज है जिसको कहते हैं ना जीतने का जो होता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह की रणनीति बहुत अच्छी की हुई है, लेकिन 2 चीजें बार बार मैं कहूंगा, डर, जिसमें पूरा सिंडिकेट और सारी चीजें शामिल हैं, और दूसरा जो ये फ्रीबीज वाली स्कीम्स हैं, वो ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग तरीके से करती हैं। और ममता बनर्जी ऑप्टिक्स की तो माहिर हैं, इसलिए आप देखिए जब भी उनके धरना प्रदर्शन होते हैं तो उनके अगल बगल ढेर सारी सुंदर महिलाएं होती हैं जो उनको लेकर चलती हैं, जिससे कि बंगाल के अच्छे चेहरे और वो उस तरह के लोग गाने गाते हुए भी देखा वो सब है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनमें वो ऐसी महिलाओं को चुनती हैं जो शिवलिंग को गलत तरीके से चित्रित करते हैं, जो देवी देवताओं पर गलत तरीके से टिप्पणी करते हैं। तो बंगाल की जनता उन सब चीजों को कहीं ना कहीं तो कंसिडरेट करेगी ना।
किसी जगह जाके तो वो पॉइंट करेगा। तो बंगाल का चुनाव इस वक्त सचमुच रोचक है और बहुत जबरदस्त तरीके से जिसको कहें क्योंकि तो जो होता हुआ भद्र दिख लोग रहा है। जिसकी बात करते हैं वो उनमें से भी कई लोग देख रहे हैं कि बंगाल का विकास अगर तुलनात्मक तौर पे आप देखें तो उत्तर प्रदेश कहीं आगे निकल चुका है, बिहार की तस्वीर सुधर रही है। उन लोगों को भी तो दिखता होगा ना कि जिसे हम भद्र लोग बोल रहे हैं वहां पर हालात क्या हैं। तो ये साफ नजर आ रहा है। एक आखिरी पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी वाली बात उठाई है। हम सब जानते हैं कि बॉर्डर वाला इलाका है और किस तरह से घुसपैठ होती है। अमित शाह जी ने कहा है कि राष्ट्रहित का चुनाव ये होगा, क्योंकि जिस तरह से घुसपैठ होती है और जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है वहां पर, इसके ऐसा नहीं कि आप और हम ही बात करें, आंकड़े खुद बताते हैं ये बंगाल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये कितनी बड़ी मतलब एक पॉइंट हो सकता है या चुनाव में ये मुद्दा हो सकता है? देखिए, पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश से लगे हुए जिलों में जो अनुपात है जनसंख्या का, वो बहुत तेजी में बदला है। हम आप डिबेट कर लें, राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप लगा ले, लेकिन जिसके घर के बगल में कल तक उसको डर नहीं लगता था, उसकी छोटी सी बच्ची घर से निकलती थी, ट्यूशन पढ़ के आती थी, काम करके आती थी, कहीं किसी से मिल के आती थी, पार्क में खेल के आती थी, अचानक जनसंख्या बदल गई और उसको डर लगने लगा। उसके माँ बाप कह रहे नहीं तुम घर से नहीं निकलोगी, उसको समझ में आता है। उसको ये समझाने की जरूरत नहीं, तो उसको डेटा से नहीं समझ में आता कि चाहे कितने घुसपैठिए आए, कितने भागे, कितने नहीं भागे। और जब ममता बनर्जी बीएसएफ के अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार से लड़ने लगती हैं, तो फिर नीयत समझ में आती है कि ये क्या हो रहा है। और चूंकि वो मेरे ख्याल से पांचजन्य के ही कार्यक्रम में बीएल संतोष जी ने कहा था सिविलाइजेशनल क्लैश। मुझे लगता है ये सचमुच उसकी लड़ाई है। बंगाल एक बार कट कर बांग्लादेश हो चुका है, जो पूर्वी पाकिस्तान और उसके बाद अब बांग्लादेश हो गया। ये पश्चिम बंगाल फिर से किसी विभाजन, किसी खतरनाक स्थिति में न पहुंचे, उसको रोकने का या कहें कि तय करने का चुनाव। क्योंकि ये जिसको कहते हैं ना कि अगर ये इस बार ममता बनर्जी फिर से आती हैं तो यकीन मानिए, और अगर ममता बनर्जी हार गई तो फिर इस पार्टी को आप गायब होते हुए देखिए। जो इतनी स्ट्रांग पार्टी दिख रही है वो एकदम से गायब होते हुए दिख, ये पूरा किला है जो ढह जाएगा। और बस मुश्किल वही है कि चूंकि ममता जी के पास जो मुस्लिम वोट हैं वहां से वो शुरू करती हैं, भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वोट बचाना है। बिल्कुल, तो सारी लड़ाई हुई। हाँ, और अंत में मैं आपसे जरूर एक सवाल ये जरूर पूछूंगी। अमित शाह जी ने वोट शेयर अपना जो है वो दिखाया वहां पर कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, जो सब जानते हैं। लेकिन ये वोट शेयर बढ़ने के साथ साथ वही पश्चिम बंगाल ने राजनीतिक हिंसा, जो पूरे देश में कहीं नहीं हुई है, ऐसी राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल में देखी है। और जीतने के बाद टीएमसी के किस तरह से हिंदुओं को मारा गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, वो दहशत लोगों के अंदर आज भी भरी हुई है। क्या उस दहशत को निकालना, वो भरोसा देना, क्या बीजेपी इस बार कर पाएगी और क्या उसका असर इस बार चुनाव पे पड़ेगा? एक बात और यहाँ गौर करने वाली कि 2 चरण में हो रहे हैं चुनाव। पिछले बार 7-8 चरण में थे तो हिंसा भी उसी हिसाब से हुई थी। इस बार 2 चरण में है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की इस मामले में तो प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भले इतना बड़ा देश है लेकिन हमारा तंत्र बेहतर हो गया है, हमने कानून व्यवस्था ठीक किया है। पिछले कुछ विशेष करके इस 1 दशक में बहुत कुछ सुधरा है, तो फिर 1 चरण से अधिक में चुनाव क्यों होने चाहिए? लेकिन जहां पे 7 और 8 चरण में चुनाव होते थे, 2 चरण में हो रहे हैं, इसका मतलब बहुत कुछ चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। नंबर 2, ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो जिसको हम कहते हैं कि अर्धसैनिक बल हैं, उनकी तैनाती, और इससे भी ज्यादा जो चुनाव आयोग की मॉनिटरिंग सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है एसआईआर के मामले में, वेरिफिकेशन के मामले में। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग कुछ अतिरेक कर रहा है या गलत कर रहा है। और अकेला राज्य था जहां 21 के चुनाव में, चुनाव के बाद ऐसा आतंक लोगों को झेलना पड़ा कि वो असम के धुबरी भाग कर गए थे। तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उनसे मिलने जाना पड़ा। ये स्थिति हुई थी, देश में और कहीं नहीं हुई। तो जो कम्युनिस्टों का हत्या हिंसा, राजनीतिक हत्या हिंसा वाला कल्चर था, कल्चर तो नहीं, कल्चर ही कह लेना चाहिए, अंग्रेजी में तो कुछ भी कहिए, लेकिन ये जो कल्चर था, ये वायलेंस का, उसको ममता बनर्जी ने कई डिग्री आगे कर दिया। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि बंगाल के लोग बहुत भुगत चुके हैं। इसका जवाब इस बार वो देंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी जो डर और फ्रीबीज पॉलिटिक्स करती है वो आसान नहीं, उससे। और ये भी बिल्कुल तय है कि जिस हिसाब से एसआईआर में अभी कटौती हुई है, जो वोटर कटे हैं, उसके बाद पिछले बार के मुकाबले बीजेपी के लिए ये फायदा जरूर दिख रहा है कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड हो चुकी है।
ठीक बात। जो पिछले बार कमी दिखाई दे रही थी कि वोटर के चक्कर में ये जो फर्जी वोटर वाला मामला है वो काफी हद तक साफ हुआ है। अब नतीजा तो बाद में मिलेगा, लेकिन ये तय है केरल में हराना चाहते हैं वो कांग्रेस को। बीजेपी का उद्देश्य असम को लेकर निश्चिंत है। तमिलनाडु में अपनी एक तरह से पकड़ के अभी पहुंच बनाने की कोशिश में, लेकिन पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में बीजेपी झोंक रही है। और जिस तरह से अमित शाह जी ने चार्जशीट पेश की है, उम्मीद है बंगाल के लोग भी देखेंगे, बंगाल के लोग भी याद करेंगे। जिस तरह से जंगल राज याद था, इस तरह महाजंगल राज में ममता बनर्जी ने क्या क्या किया उसको सोचेंगे। एक लाइन बस बोल दूं, जितना अत्याचार और जिस तरह का अनर्थ हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई है, दुर्भाग्य से इस देश में जो मीडिया का एक तंत्र है जो देश के किसी हिस्से से कुछ खोज के ले आता है, उस पर उसने बहुत कम बात की। पहले कम्युनिस्टों के राजनीतिक हिंसा अत्याचार पर बात नहीं की, बाद में ममता की राजनीतिक हिंसा अत्याचार पर बात नहीं की, क्योंकि उनके मन में कहीं न कहीं था कि ठीक है भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई। अच्छा, आप एक बात भारतीय बताइए। जनता पार्टी जीते हारे अलग बात है, हाँ। लेकिन अगर बंगाल हारने लगे, बंगाल में हिंसा होने लगे, तो इस पर उन लोगों को बोलना चाहिए। ये जो चरित्र है दोहरा, ये भी बहुत मतलब आप इसको ये कहना बताइए अलग से ना, मेंशन किया पिछले जाना चाहिए। चुनाव में आपको याद होगा, ये बताइए कब आपने ऐसा देखा कि भारत के ही पत्रकार वहां जाकर अपनी आइडेंटिटी छुपा छुपा के बात करते हैं। इकलौता ऐसा राज्य है जो मैं जिन पत्रकारों को जानती हूं जहां खुले तौर पे वो ममता के बारे में पूछ नहीं सकते। लोकतांत्रिक बिल्कुल। देश के एक राज्य में ये होता है, लोग खुल के अपनी बात कहने से डरते हैं। पत्रकार अगर अपनी आइडेंटिटी छुपा छुपा के उनसे बात करते हैं, क्या ये एक लोकतांत्रिक देश के एक राज्य में हो सकता है? तो ये हुआ है। अब ये देखना है कि बंगाल के लोग अब कितना खुलकर सामने आते हैं, वोट डालते हैं, और क्या वो इसी तरह की राजनीति चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। तो 4 मई को साफ हो जाएगा। लेकिन हर्षवर्धन जी, आज आप आए बड़े मुश्किल से, लेकिन आ गए। लेकिन आपने पूरी बातचीत की, चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।